हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं भाई आप लोग। नमस्कार सभी को। एक बार जल्दी से कमेंट कर दें मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, सब कुछ क्लियर है, बेहतर है। अगर शुरुआत करें क्लास की, और आज से हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए सेगमेंट की, एक नए टॉपिक को सीखने की शुरुआत करेंगे, एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे आज हम। और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन इकोनॉमी के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, कैसे ऑपरेट की जाती है, अर्थव्यवस्था में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए बहुत सारी बातें मैं आज करूंगा आप लोगों से। सब कुछ क्लियर है, बेहतर है, तो हम शुरू करेंगे भाई आज की क्लास। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आप कुछ भी शुरू करते हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड या उस टॉपिक के रिगार्डिंग हम एक माइंड मेकअप कर लेते हैं। हम ये जान लेते हैं कि भाई इस टॉपिक में हमें किस तरह की एक्टिविटीज के बारे में बात करना है। आप जीएस में बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस की बात आप कर रहे हैं, साइंस के सेगमेंट आपके हैं। लेकिन जब बात इकोनॉमिक्स की आती है तो यहां थोड़ा सा आपको चीजों को याद रखना पड़ता है। देखो, क्योंकि हम एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, हम एग्जाम क्वालिफाई करने का प्रयास करते हैं, हमें सेलेक्ट होना है इस बार। और सेलेक्ट होने के लिए हम, वो कहते हैं ना कि जब कुछ अचीव करना है, कुछ पाना चाहते हैं, तो हमें हर एक तरह से जतन, प्रयत्न, मेहनत करनी होती है। और वैसे ही देखो हमारे पास है, क्योंकि हम इस थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर इकोनॉमिक्स करते हैं। और जब इकोनॉमिक्स करते हैं तो इकोनॉमिस्ट तो नहीं बन सकते हैं, यानी कहीं पर हमें सबसे पहले तो एक बेसिक कंसेप्ट को समझ लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर हमारे पास ना बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, अगर हमें थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा आइडिया होगा ना कि यहां किस रिगार्डिंग बात चल रही है, तो हम खुद भी, क्योंकि देखो हर सवाल ना कि क्लास का पढ़ाया हुआ हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। आप जितना भी पढ़कर जाएं वो हमेशा अधूरा ही लगता है, क्योंकि आपको लगता है भाई सवाल तो कुछ भी बन सकता है। लेकिन जब आपके पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है किसी कंसेप्ट के बारे में, तो आप क्या करते हैं ना, उसे रिलेट करने का प्रयास करते हैं कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब जो बच गए उनमें से आंसर लगाना, इसका मतलब एलिमिनेट कर पाते हैं, सही को चुन पाते हैं। कई बार ऑप्शन इतने अलग अलग तरीके के होते हैं ना, जो आसान होता है, कई बार मुश्किल भी होता है सिलेक्शन कर पाना कि भाई इनमें से क्या आंसर होगा। लेकिन वही हम आपको सिखाएंगे कि एक बेसिक आइडिया से भी काम चलता है, और आपके पास कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो तो वेल एंड गुड है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है ना भाई, बोलो। तो एक तो बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और हम इकोनॉमिक्स में भी इसी काम को करने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, हमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। अच्छा, फैक्ट्स ऐसे जिनको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि वो तो आपको याद करने हैं ना भाई, वो तो आपको रटने पड़ेंगे ना। अब जैसे ये बात होगी कि राष्ट्रीय आय की गणना, हर साल हमारे देश की जो आय होती है उसकी गणना कौन करता है? अब ये एक डिपार्टमेंट करता है, ये बदल तो नहीं जाएगा यहां पर। अब ये फैक्ट आपको याद करना है। आपसे पूछूं आरबीआई का मुख्यालय कहां है, ये एक सीधा सा फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा कि ये मुंबई के अंदर है। आपको याद करना पड़ेगा कि देश में शेयर बाजार है तो उसको कौन सी संस्था चलाती है। और कुछ हमारे जो कंसेप्ट हैं उनको हम क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे कि अब आप कहेंगे सर राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, ये बात तो फैक्ट हो गई, चलो मान लिया। लेकिन राष्ट्रीय आय क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, क्या क्या जोड़ा जाता है, क्या क्या नहीं जोड़ा जाता, ये कंसेप्ट तो होना चाहिए क्लियर हमारा। हमने ये तो याद कर लिया कि शेयर बाजार को कौन मैनेज करता है, लेकिन शेयर क्या होता है, कैसे खरीदा बेचा जाता है, ये प्रॉपर कंसेप्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा। यानी कहीं तो हमें सीखना पड़ेगा, कहीं हमें याद करना पड़ेगा, और ये सब कुछ करके हम एक ही ऑब्जेक्टिव अपना पूरा करने वाले हैं कि हमें इस बार सिलेक्शन लेना है। तो हमारे जो भी इंडियन इकोनॉमी के रिगार्ड से रिलेटेड सवाल हो, उसमें कुछ भी गलत हमारा नहीं होना चाहिए। हम चाहे उसको एलिमिनेट करके करें, चाहे डायरेक्ट आंसर आता हो, सब कुछ तो बढ़िया है ना भाई, बात समझ में आ रही है मेरी। तो आज हम इसी रिगार्डिंग में बात करने वाले। जल्दी से एक बार मुझे बता दे भाई, तो अगर मैं बेसिक कंसेप्ट की बात करूं आपसे, तो चलिए आज हम बेसिक पे ही बात कर लेते हैं कि सर बेसिक्स में क्या कुछ आता है। जैसे देखो, एक बात याद रखना, जब हम कहते हैं ना बेसिक कंसेप्ट, देखो बेसिक्स का मतलब इंट्रोडक्शन क्लास कह लीजिए आप इसे, जिसमें मैं ना थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि क्या चीज होती है इकोनॉमिक्स। देखो एक बात सोचो, पहले जब हम कोई भी काम करते हैं ना, किसी भी काम को करने के लिए हमें कुछ साधन, कुछ फैक्टर चाहिए होते हैं। और जितने भी फैक्टर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, इन्हीं को हम साधन यानी संसाधन भी कहते हैं, रिसोर्सेज भी कहते हैं।
और दुनिया में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, यहां तक कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क ही क्यों ना हो, या दुनिया का सबसे ताकतवर देश चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी क्यों ना हो, हर किसी के पास जो संसाधन है ना इस दुनिया में, वो सीमित है, वो लिमिटेड हैं। हम कुछ भी कर लें, हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित हैं, लेकिन हमारी डिजायर, हमारी वांट्स, हमारी जरूरतें, आवश्यकताएं, इसका कोई अंत नहीं है भाई। एक इंसान जब तक इस दुनिया में रहेगा तब तक उसकी आवश्यकताएं होंगी, और जब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में लोगों का, इंसानों का रहना रहेगा, उनका प्रवाह, कहते हैं ना भाई, यहां पर रहेगी दुनिया तो ऑब्वियस है उसकी आवश्यकताएं होंगी, लेकिन उसको पूरा करने वाले जो संसाधन होंगे वो हमेशा सीमित रहते हैं। इसीलिए सोचिए, हमें अपने उन सीमित संसाधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना है, और इसी प्रोसेस को हमने इकोनॉमिक्स कहा है। यह डिसाइड करना कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, अपने संसाधन को कहां उपयोग करना है और कहां नहीं करना। जो इसको सही तरीके से कर लेगा, वो देश, वो व्यक्ति, वो कंपनी हमेशा आगे रहेगी, और जो इसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगा, आप जानते हैं, वो देश, वो व्यक्ति, वो कंपनी असफल हो जाएगी, पीछे रह जाएगी। यही प्रोसेस हमारा इकोनॉमिक्स से है। जैसे आप कहेंगे सर कैसे, समझते हैं ध्यान से। मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं और आप ग्राहक हैं, किसी दुकान पर जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो आप चाहते हैं ना दुकान पर रखी हर चीज मैं खरीद लूं, बोलो हाँ या ना। दुकान की हर चीज चाहते हो ना, ये भी मैं खरीद लें, वो भी खरीद लें, लेकिन फिर सोचते हैं आपकी जेब में पैसा कितना है, अब इस पैसे से मैं क्या खरीदूं जो बेहतर रहे मेरे लिए। तो आप कुछ डिसाइड करते हो खरीदने के लिए, और कुछ डिसाइड करते हो कि भाई इसे नहीं खरीदेंगे हम। तो ये सिलेक्शन करना पड़ा ना आपको। यहां जो आपने दिमाग इस्तेमाल किया कि भाई मैंने डिसाइड करा ये खरीदूंगा, दूसरे व्यक्ति ने डिसाइड करा ये खरीदेंगे, तीसरे ने कहा ये खरीदेंगे, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लिए, यानी सबने इन डिसीजंस में इकोनॉमिक्स को यूज किया। भी करते हो भाई, आपके पास जब पैसा होगा, आप पैसे को डिसाइड करोगे कि भाई मैं इस पैसे का क्या करूं। इस पैसे को मैंने कमा तो लिया, अब इस पैसे को मैं कारोबार में लगा के और कमा लूं, यहां से मैं इस पैसे को बैंक में जमा कर दूं, मैं इस पैसे को शेयर बाजार में लगा दूं, मैं इस पैसे को अपने घर में ही रख लूं, क्या करूं। डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना कि भाई ये पैसा मेरे पास अगर है तो मैं इसको कहां लगाऊं जिससे और ज्यादा इनकम आ जाए। अब कोई कहेगा रिस्क ज्यादा लेगा तो शेयर बाजार में, तो कोई कहेगा नहीं बैंक में बेहतर है, कोई कहेगा घर में ही रखो वो सबसे अच्छा है, कोई कहेगा कारोबार शुरू कर दो कोई इस पैसे से और इनकम आती रहेगी। तो इस तरीके से आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, और हर व्यक्ति को, हर कंपनी को, यहां तक कि देश इतना बड़ा है, करोड़ों लाखों की बात होती है, अरबों की बात होती है, उसको भी डिसाइड करना पड़ता है। बस यही प्रक्रिया को इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्योंकि देखो हम धीरे धीरे सीखेंगे ना भाई, कोई ऐसा तो नहीं है कि एक दिन जादू की छड़ी कोई है और आपको एक दिन में इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगी या एक बार में, लेकिन हम प्रयास लगातार करेंगे, बार बार करेंगे। और उसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं क्या है, हम जितना क्लास में पढ़ेंगे ना भाई आज, उतने प्रैक्टिस भी करेंगे। इससे क्या होगा, जब हम क्वेश्चन को देखेंगे ना, हमें पता चलेगा एक आइडिया कि अच्छा इसमें ये क्वेश्चन देखना था, इस ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। मैं यही प्रोसेस फॉलो करूंगा, क्लास में पढ़ेंगे भी और कुछ देर प्रैक्टिस भी कर लेंगे। बोलो हाँ या ना जल्दी से। तो अगर मैं आपसे कहूं बताओ इकोनॉमिक्स क्या चीज है, या इकोनॉमिक्स क्यों आई है पूरी दुनिया में, तो आपका आंसर क्या होगा, समझना मेरी बात। देखो भाई, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। देखो, तो इकोनॉमिक्स, अगर हम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स देख रहे हैं यहां, तो हम ये कहेंगे सर इकोनॉमिक्स का मीनिंग ये बना, इकोनॉमिक्स का अर्थ ये बना कि जो हमारे पास संसाधन हैं, जो भी संसाधन उपलब्ध है ना हर किसी के पास, उन संसाधनों का प्रबंधन करना है, उनका मैनेजमेंट करना, यानी उनको अच्छी तरीके से उपयोग करना है। हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना इकोनॉमिक्स में आता है। क्योंकि देखो ना, अब इंडिया और पाकिस्तान, अब दोनों देशों को देखो, दोनों के अपने अपने संसाधन हैं, लेकिन एक ने संसाधन का इस्तेमाल किया हमारे भारत ने, तो आज हमारा देश दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया जीडीपी में। इतनी तेजी से हमारी जीडीपी बढ़ी आगे, और अभी हम वर्ल्ड में चौथी सबसे ज्यादा इनकम वाले देश हैं। लेकिन वहीं दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जो लगभग भारत के साथ ही आजाद हुआ, बना, नया देश बना, और उसने अपने संसाधनों को गलत डायरेक्शन में यूज किया। आज वो दुनिया के टॉप 10 क्या, टॉप 20 क्या, टॉप 30 में भी नहीं आता। इसका मतलब है संसाधनों का उपयोग इंपॉर्टेंट नहीं है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना इंपॉर्टेंट है। यही इकोनॉमिक्स है। या फिर
बेटर एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, यानी संसाधनों का बेहतर वितरण करना। हमारी जरूरतों के हिसाब से हम पैसे को बांटते हैं अलग अलग प्रोसेस में, क्योंकि हमारी एक जरूरत नहीं है, बहुत सारी हैं, और हम अपने पैसे को उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। जो बेहतर तरीके से करेगा वो होगा आगे। और याद रखना, सिलेक्शन या चॉइस करना सबसे बेहतर विकल्प की, जितने ऑप्शन आपके सामने आ जाएं उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा आपके लिए, उसको चुन लेना। ये भी इकोनॉमिक्स, मतलब आप ये कह रहे हो कि इकोनॉमिक्स की एक रटी रटाई डेफिनेशन नहीं है, ये डिपेंड करेगा एग्जाम में क्या पूछा गया है। एक जनरल मीनिंग ये कहती है कि इकोनॉमिक्स का मतलब जो भी आपके पास संसाधन है उसको मैनेज करो, उसको यूटिलाइज करो इफेक्टिवली, उसको एलोकेट करो और सबसे बेस्ट को चुनो। होपफुली आप जब बेस्ट को चुनेंगे तभी तो सेलेक्ट होंगे ना, और आपने उस बेस्ट को चुन लिया है। बस आपको मेहनत करनी है जब तक रिजल्ट नहीं आता, और उसके लिए लगातार प्रयास करना है। इसको नोट करना है आपको, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इसको एक बार डन कर लीजिए। यानी सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स में एक चीज है चॉइस करना। सर जब जब चॉइस करते हैं ना, तब तब इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। बोलो हाँ या ना, जल्दी से इसे डन करिएगा एक बार। एक बार इसे डन कर लीजिए। अब देखिएगा ध्यान से, अगर सवाल यह बन जाए कि बताओ इकोनॉमिक्स का ओरिजिन क्यों हुआ, इकोनॉमिक्स क्यों आई दुनिया में, तो मैंने क्या कहा आपसे। देखो, अगर मान लो मैं कह रहा हूं चॉइस करना सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, वो चॉइस करने की वजह क्या है वो बताओ जरा मुझे। देखो, मैं आपको एक स्लाइड लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मुझसे सवाल किया जाए कि वाई इकोनॉमिक्स एमर्ज्ड, ध्यान रखना, वाई इकोनॉमिक्स एमर्ज्ड या अराइज या स्टडी, हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करनी पड़ी, क्यों अराइज हुई इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का कारण क्या था। तो आप कहेंगे सर, अगर मान लीजिए मैं कहूं संसाधन सीमित ना होते या हमारी इच्छाएं असीमित ना होती तो हमें कभी चॉइस नहीं करनी पड़ती ना भाई। तो अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का कारण क्या है बताओ। तो आपसे कहेंगे इसकी उत्पत्ति का कारण है जैसे, अब देखो एक आंसर याद नहीं करना, हमारा एक आंसर हो सकता है लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। क्या होगा भाई, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। इस वजह से इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ है। इस वजह से कि रिसोर्स लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है, सीमित संसाधन व असीमित इच्छाएं। बोलो हाँ या ना, है ना। दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां पर यह सिचुएशन ना हो? बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं है। हर जगह यह सिचुएशन आपको मिलेगी, सीमित संसाधन व असीमित इच्छाएं। अच्छा, इसके बाद इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं इसीलिए कह रहा हूं बार बार, लैक या स्केयरसिटी। स्केयर का मतलब होता है कम होना, लैक मतलब भी कम होना, लैक या स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। तो जब आप ये कहते हो ना कि संसाधनों की कमी या दुर्लभता है, यानी इच्छाओं की तुलना में संसाधन कम हैं, तो संसाधनों की कमी या दुर्लभता इस वजह से भी हो सकता है। अच्छा, या फिर आपसे मैं ये कहूं, क्योंकि कोई भी संसाधन है हमारे पास उसका एक इस्तेमाल नहीं है ना। मैंने कहा ना, हमारे किसी भी संसाधन के बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं, लेकिन आप कहोगे सर एक जगह ही उपयोग होगा, बाकी जगह तो छोड़ना पड़ेगा ना भाई। आपके पास जो भी चीज है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये वक्त है और इस वक्त को आप यूटिलाइज कर रहे हो कि सर इस टाइम को मुझे यूटिलाइज करना है किसी काम के लिए। अब हमें डिसाइड करना है कि हम किस काम को क्या करें।
किस काम में लगाएं इस वक्त को, या आपके पास जो पैसा है आप उसको कहां यूज करें। तो कहने का अर्थ मेरा यह है, बहुत ध्यान से समझना, जब रिसोर्सिस के बहुत सारे उपयोग होंगे तो आपको उनमें से कोई एक रिसोर्स उपयोग चुनना पड़ेगा। रिसोर्सिस हैव या ऑल्टरनेटिव या वेरियस यूजेस, ऑल्टरनेटिव या वेरियस यूजेस। तो अब जब ऑल्टरनेटिव यानी वेरियस यूजेस होंगे तो इसका मतलब यह है कि आपको एक ही यूज करना पड़ेगा उस समय और बाकी को छोड़ना पड़ेगा। संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग, याद रहेगी बात। तो इसलिए आप देखोगे कि जहां बात होगी संसाधन की, इच्छाओं आवश्यकताओं की, जरूरतों की, वहां पर हमारी इकोनॉमिक्स होगी। इसीलिए इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ। बात क्लियर है भाई यहां तक। तो पहले हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या क्या हो सकती है। मैनेजमेंट करना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना, बेटर एलोकेशन या सिलेक्शन चॉइस करना, ठीक है। और दूसरे में यह पढ़ा कि इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ किस कारण से, संसाधनों का सीमित होना, संसाधनों का लैक या स्केयर होना, या संसाधनों के ऑल्टरनेट यूजेस होना, इस वजह से चॉइस करनी पड़ी और यही हमारी इकोनॉमिक्स है। क्लियर है बात यहां तक। चलिए भाई, बहुत बढ़िया से बात समझनी है। अब देखिए भाई इसमें क्या आएगा। अब हमें बेसिक में यह भी याद रखना होगा, जब हमसे सवाल किया जाता है कि बताओ इकोनॉमिक्स का वर्ड जो है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो इंग्लिश का वर्ड है ना, ये ओरिजिनल वर्ड क्या था, ये कहां से लिया गया था। देखो एक बात याद रखना कि हमारे जितने भी वर्ड का ओरिजिन होता है ना, अगर हिंदी में कोई वर्ड आ रहा है तो मोस्टली वो संस्कृत से ड्राइव होकर आया होता है, और अगर इंग्लिश में कोई वर्ड आ रहा है तो मोस्टली वो वर्ड ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा से ड्राइव होता है। तो आप जानते ना भाई, दो सभ्यताएं बहुत पुरानी है, जिसमें एक हमारे भारत की सभ्यता है, एक ग्रीस की सभ्यता है, और वहां जो वर्ड्स हैं उनसे ही इंग्लिश के वर्ड बने हैं बहुत सारे। तो याद रखना, एक वर्ड है ग्रीक में ओइकोनोमिया। तो कई बार सवाल आता है ओइकोनोमिया वर्ड का संबंध किससे। अब देखो आपको देखने में लगेगा सर ये वर्ड जो है ना, ये तो साइंस की कोई टर्म लग रही है ओइकोनोमिया, ये इकोनॉमिक्स का ओरिजिनल वर्ड है, याद रखना। और कौन सी भाषा का है, तो ये ग्रीक भाषा का है। पूछा जाता है एग्जाम में, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, एक्चुअल या इसका लिटरली मीनिंग क्या है। वैसे तो बहुत सारे मतलब बना सकते हो, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है ग्रीक भाषा में। और एक सवाल ये पूछेगा, इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है। देखो मेरी बात याद रखना, जब हम बात करेंगे ना इसके आगे की कहानी में, हमें बहुत सारे फादर्स के यानी जो इकोनॉमिक्स के हैं उनके बारे में पढ़ना होगा, उनके बारे में जानना होगा। तो देखो मैं आपको समझाऊं यहां पर होता क्या है कि हम ये जानेंगे भाई यहां पर सबसे पहले कि जो वर्ड आया है ना कहां से आया। देखो ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम, इस तरह आपको लिखने हैं, नोट्स बनाने हैं। वैसे तो मैं पीडीएफ दूंगा ही आपको, है ना भाई। ये जो क्लास बोर्ड पर हम लिखेंगे इसकी पूरी पीडीएफ कह लीजिए, पीएनजी कहते हैं एक्चुअल में इसे, ये मैं आपको क्लास बाई क्लास प्रोवाइड करता चलूंगा। जो क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में उसको भी पीडीएफ में अवेलेबल होंगे। लेकिन आप जितने बेहतर नोट्स अपने हाथ से बनाएंगे ना, उतना आपको याद होगा, याद रखना, ठीक है। अब ये ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, कहां से आया भाई, ग्रीक भाषा से। बहुत ध्यान से एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। ग्रीक लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। अच्छा, अब यूनानी भाषा में क्या होता है सर। देखो यूनानी भाषा में एक शब्द है जिसे कहते हैं ओइकोनोमिया, और कई बार इसी को ओइकोनोमोस भी कहते हैं, ओइकोनोमिया। अब ये जो वर्ड है देखो, इसमें एक वर्ड है ओइको, ये जो वर्ड है ना ओइको,
इसका मतलब ग्रीक में होता है ओइको का किसी का घर। किसी का घर जो होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है ओइको। और दूसरा वर्ड है नोमिया, जिस वर्ड का मतलब ग्रीक में होता है मैनेजमेंट, या किसी चीज के नियम या कोई कानून, मतलब इस तरीके के वर्ड का मीनिंग होता है वहां पर। ग्रीक में मैं मतलब मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको, इसका मतलब प्रबंधन से या कानून से या नियमों से होता है। अब ये जो वर्ड हमारे पास है, याद रखना, यहां पर तो अगर मैं कहूं कि बताओ इस इकोनॉमिक्स वर्ड या इकोनॉमिया वर्ड का लिटरली मीनिंग क्या है। लिटरली मीनिंग देखो, लिटरली का मतलब होता है शब्दों का अर्थ। फिर कोई आपको मीनिंग मान कर नहीं चलनी है, बल्कि एग्जैक्ट बतानी है। लिटरली मीनिंग ऑफ इकोनॉमिया या इकोनॉमिक्स, यानी हिंदी में क्या कहोगे आप इसे? इकोनॉमिया या इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ, मतलब इसके शब्दों से बनने वाला अर्थ, इसके शब्दों का अर्थ। तो जब आप इसका शाब्दिक अर्थ निकालोगे, शब्दों का अर्थ निकालोगे, तो क्या अर्थ निकला आपका? सर एक वर्ड बनेगा इसका हाउस होल्ड। एक वर्ड क्या बना? हाउस होल्ड। और एक वर्ड बनेगा मैनेजमेंट। क्या रहेगा भाई, बताओ मुझे। सर एक वर्ड है हाउस होल्ड और दूसरा वर्ड है मैनेजमेंट। हिंदी में इसका मतलब बनेगा गृहस्थ प्रबंधन। अब कहेंगे सवाल कैसे आता है, जरा वो तो बताएं सर, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। मैं आपको बताता हूं, देखो जब हम एग्जाम की तैयारी करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन भी साथ साथ कराऊंगा, क्योंकि इससे ना आपको एक आइडिया मिलेगा कि जब हम बात इकोनॉमिक्स की कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से चीजों को पढ़ रहे हैं हम यहां, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एग्जाम में क्या सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। देखें, जैसे मान लीजिए कि एक सवाल आया कि इकोनॉमिक्स की सबसे मेन, अर्थशास्त्र की सबसे प्रमुख समस्या क्या, मैं लिखवाऊंगा अभी। अब जैसे ये सवाल हमारे एग्जाम में आया हुआ है, अब आपने कहा सर ओवर प्रोडक्शन, ज्यादा उत्पादन करना समस्या है, क्या बेरोजगारी समस्या है, क्या गरीबी समस्या है, क्या चयन करना समस्या है? तो आपने कहा जी समस्या तो बेरोजगारी भी है, समस्या तो गरीबी भी है, समस्या तो चॉइस करने की भी है, और ओवर प्रोडक्शन करना ये समस्याओं में नहीं रखेंगे अगर हम। फिर भी अगर आपको आप जवाब में एक ही तो बात चुननी है ना कोई सी, तो आप क्या कहोगे? देखो किसी देश में गरीबी और बेरोजगारी होगी, किसी देश में नहीं होगी, लेकिन हर देश में संसाधन सीमित होंगे और हर देश में चॉइस करनी पड़ेगी। तो आपने कहा ना संसाधन सीमित हैं और इच्छाएं असीमित हैं, इसलिए चॉइस करना दुनिया के हर देश में होगा। यह सबसे मेन प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आपसे कहा जाए कि बताओ इकोनॉमिक्स जो है उसके बारे में, कि इकोनॉमिक्स क्या करती है, हमें क्या सिखाती है इकोनॉमिक्स। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये एग्जाम में पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाती है सर। देखो सवाल को ध्यान से देखो, अर्थशास्त्र निम्न का अध्ययन, किसका अध्ययन है बताओ? जरूरतमंदों को अधिशेष वस्तु का वितरण करना है, नैतिक रूप से दिवालिया दुनिया में समृद्धि करनी है, कम करने के उपाय, अभाव की समस्या को खत्म करना है। मेरी बताना, अभाव की समस्या को खत्म करना है या अभाव मतलब कमी के कारण, अभाव के कारण, अभाव किसका है? संसाधनों का। अभाव के कारण विकल्प का चयन करना है। अब आप बताओ मुझे, मैंने आपको ये बात कितनी बार बताई पहली पॉइंट में कि इकोनॉमिक्स का मतलब मेरे दोस्त सिलेक्शन करना है, सबसे बेहतर वाले ऑप्शन का। जब भी चॉइस करनी पड़े, उस विकल्प को चुनना पड़े, तो आप कहते हो वहां इकोनॉमिक्स आप यूज कर रहे हो। जब आपने इन चार ऑप्शन को पढ़ा तो आप किसके साथ प्रेफर करोगे जाना? आपने कहा जब भी हम चॉइस करते हैं, वही तो बताया ना, वही प्रमुख समस्या है। और यहां पर भी कह रहा है द चॉइस, जब भी चॉइस करनी पड़ती है, किस लिए? संसाधनों की कमी के कारण से। तो वो हमारी इकोनॉमिक्स है। और इसी तरह देखो हमसे सवाल पूछेगा कि बताओ इकोनॉमिक्स का जो ये वर्ड है ना ओइकोनॉमिया, इस वर्ड का मीनिंग क्या है?
बिल्कुल बढ़िया आंसर। देखो ऐसी करने पड़ेंगे, हमें सीखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ना, आपको विश्वास करना पड़ेगा एक तो अपने आप पर कि आप इकोनॉमिक्स का कोई सवाल नहीं छोड़ोगे, और मुझ पर कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो बेस्ट होगा। बस इंतजार, सब्र करना होगा, सीखना होगा, धीरे धीरे करके आगे चलना होगा। तो मैनेजमेंट ऑफ ए रीजन, मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ ए कम्युनिटी नहीं सर, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। लिटरली मीनिंग, शब्द का मतलब तो यही है कि इसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अब इस तरीके के सवाल जब हमारे पास होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप हर एक सवाल को बहुत अच्छे से करोगे। तो ये सवाल हमसे पूछा है कि इसका लिटरली मीनिंग क्या है। अब ये जो वर्ड आया वो इकोनॉमिक्स का वर्ड है। अच्छा, एक व्यक्ति है हमारे इंडिया के, उनको फादर नहीं बोलते हम लोग, लेकिन उनका नाम बड़ा जरूरी है हमारे लिए पढ़ना। तो हमें एक तो ये बात याद रखनी है, मैं आगे फादर भी पढ़ाऊंगा। जैसे हमसे पूछेगा, पहले चलो फादर ही लिखते हैं ना, ठीक है। हमसे पूछेगा कि बताओ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। तो मेरे भाई याद रखना, जब मुझसे सवाल करेगा ना कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या मॉडर्न इकोनॉमिक्स, इसमें कोई अंतर नहीं है। कई बार बच्चे अपने पास से अंतर बना लेते हैं भाई, तो कोई अंतर नहीं है किसमें। अगर मुझसे पूछे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, क्या कहोगे आप बताओ। तो याद रखना, अर्थशास्त्र या आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। तो जब भी पूछे अर्थशास्त्र या आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, तो बताओ क्या कहोगे। अर्थशास्त्र या आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। तो याद रखना नाम किसका आएगा भाई, बताओ जरा। अगर आप जानते हो तो बता दो, नहीं तो फिर मैं तो हूं बताने के लिए आपके पास। देखिए, हम जो नाम लेते हैं वो लेते हैं एडम स्मिथ का। किसका नाम है भाई, हमारे पास एक नाम है भाई एडम स्मिथ का। किसका है, एडम स्मिथ का। ये कौन है, ये एक व्यक्ति है जो कहां के रहने वाले हैं, स्कॉटलैंड के। कहां के, स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड कहां पर है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, यूके के अंदर, जिसमें ब्रिटेन इंग्लैंड भी आता है, यूके के अंदर है भाई। तो ये कहां के रहने वाले एडम स्मिथ, ये है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इनकी कुछ किताबें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और एक स्टेटमेंट है। वैसे इनकी दो किताबें बड़ी काम की हैं एग्जाम में। द वेल्थ ऑफ नेशन, एक तो ये सवाल आता है एग्जाम में। ये जो किताब है कई बार आ चुका है भाई, याद रखना, वेल्थ ऑफ नेशन नाम की किताब। अब इस किताब में क्या कुछ है वो याद नहीं करना, आपको सीधा सीधा याद रखना है द वेल्थ ऑफ नेशन। हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, इस नाम की जो किताब है वो किसकी है, एडम स्मिथ की है। और एक दूसरी किताब है द इनविजिबल हैंड। तो अगर ये पूछे कि ये किताब किसकी है, तो भी याद रखना, ये जो किताब है द इनविजिबल हैंड, ये भी एडम स्मिथ की है। ये दो मेजर, दो मेन बुक है एडम स्मिथ की। और ये कौन है, इकोनॉमिक्स के फादर है मेरे भाई, बात समझो। ये दोनों किताबें इन्हीं की हैं। ये दो बुक के नाम हैं, एक बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन और एक बुक है द इनविजिबल हैंड के नाम से। तो इकोनॉमिक्स के या मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर ये कहलाएंगे, ठीक है। चलो भाई, बात क्लियर है यहां तक, इसको नोट करना। अब देखो यहां पर मैं एक बात और बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना।
अब हम जब इकोनॉमिक्स को हम आगे पढ़ेंगे ना, देखो आज तो नहीं लेकिन अगली क्लास के लिए क्या बता रहा हूं सुनना भाई, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और एक मैक्रो होती है। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी आपको बस ये काम करना है कि मान लो अगर एग्जाम में पूछ ले फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तब आप क्या कहोगे मेरे भाई? याद रखना, अगर मुझसे माइक्रो क्या है मैं अगली क्लास में बताऊंगा, अगर पूछ ले फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, समझना हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक। अब हमारे पास दो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, व्यष्टि और समष्टि। तो अगर व्यष्टि का जनक पूछ ले तो मेरे भाई याद होना चाहिए आपको, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल। कौन होंगे? अल्फ्रेड मार्शल। और ये कहां से हैं? तो ये भी आपके पास ब्रिटेन से आते हैं। कहां से आते हैं? ब्रिटेन से। और इनकी एक किताब है, एक किताब इनकी इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत किताबें हो सकती हैं। एक किताब है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये कौन है? इनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, ऐसे हमसे पूछेगा फादर ऑफ मैक्रो कौन है? तो जब मुझसे पूछेगा फादर ऑफ मैक्रो, जो मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको, तब आप क्या कहोगे? तो जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, यानी हिंदी में कहूं तो समष्टि अर्थशास्त्र का जनक। तो याद रखना, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक ये कौन होगा? तब आंसर क्या होगा भाई? तब आंसर होगा J.M. कीन्स नाम से एक व्यक्ति हैं, कीन्स बोलते हैं उन्हें, कीन्स ये नाम है इंसान का भाई, और ये भी ब्रिटेन से आते हैं। अब इनकी भी एक किताब है, J.M. कीन्स का नाम याद रखना, और इनकी किताब है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। नोट्स बनाने बड़े प्यार से, देखो ये चीजें याद करते करते हो जाएंगी सारी चीजें मेरे भाई, बस आपको करते रहना है लगातार। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अब ये जो किताब है इसके राइटर J.M. कीन्स हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं बताओ? फादर ऑफ मैक्रो, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का जनक। अच्छा, एक सवाल आता है कि वो व्यक्ति कौन है जिसने ये कहा कि एक वर्ड माइक्रो है और एक वर्ड मैक्रो है? अब देखो मैं आपको आगे बताता चलूंगा सारी बातें, बस आपको कल की क्लास का इंतजार करना है, अगली क्लास का इंतजार करना है। माइक्रो और मैक्रो टर्म्स जो हैं, ये दोनों शब्द जो हैं, ये किसने दिए हैं? सबसे पहले ये दोनों शब्द किसने दिए कि छोटा माइक्रो होता है, बड़ा मैक्रो होता है? यही इकोनॉमिक्स में हम अप्लाई कर रहे हैं भाई। तो अगर ये पूछ ले, जो पूछा हुआ है एग्जाम में, देखो माइक्रो व मैक्रो शब्द किसने दिए? माइक्रो व मैक्रो शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? तो जो सबसे पहले उपयोग किया, बेसिक का मतलब यही तो है ना भाई, सबसे पहले जो उपयोग किया वो किसने किया? एक व्यक्ति थे जिनका नाम है रैगनर फ्रिश। सब याद होना चाहिए आपको एक एक नाम। रैगनर फ्रिश, जो कि नॉर्वे के थे, इन्होंने कहा था कि इस छोटे के लिए माइक्रो, बड़े के लिए मैक्रो होना चाहिए। बात समझो भाई, ठीक है? इस तरीके से माइक्रो और मैक्रो शब्द भी दिए गए। बताओ, देखो हर बात में क्लियरिटी होनी जरूरी है, कंसेप्ट बेहतर बनने जरूरी है, फैक्ट याद होने जरूरी है। सिलेक्शन लेना है ना, करोड़ों की भीड़ में से निकलकर हजारों में आना है ना, तो करना तो पड़ेगा। माइक्रो और मैक्रो टर्म किसने दी? अच्छा, ऐसे एक व्यक्ति और है हमारे, उनको हम फादर में नहीं मानते, लेकिन एक व्यक्ति हमारे बड़े जबरदस्त हैं जिनका नाम है कौटिल्य। अब क्योंकि इनकी एक किताब आई हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कौटिल्य की, इन्हीं को बोलते हैं चाणक्य और इन्हीं को बोलते हैं विष्णुगुप्त।
अब इनकी जो किताब, असली नाम इनका विष्णुगुप्त है भाई, असली नाम क्या है? विष्णुगुप्त, पर इन्हीं को कौटिल्य भी बोलते हैं और इन्हीं को चाणक्य भी बोलते हैं भाई। तो याद रखना, इन्होंने भी किताब लिखी थी। इनको फादर तो नहीं मानते, पर इनकी एक किताब आई है जिस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। इनकी एक किताब है अर्थशास्त्र नाम की, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, नाम है इसका अर्थशास्त्र, जो कि रिलेट करती है पॉलिटिकल एस्पेक्ट से। क्योंकि कौन है ये? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में है, याद रखना। और इन्होंने बताया था शासन कैसे किया जाए। ये रिलेट करती है, रिलेट टू पॉलिटिकल एस्पेक्ट, राजनीति से संबंधित किताब है। ये किताब इकोनॉमिक्स से नहीं है, पर इस किताब में बहुत कुछ ऐसा है जो इकोनॉमिक्स से जोड़ देता है इसे। लेकिन ये किताब मुख्यतः राजनीतिक आयाम से संबंधित है, राजनीतिक मुद्दों से संबंधित है। शासन कला, शासन कला मतलब समझ रहे हैं कि कैसे शासन किया जाए, स्टेट क्राफ्ट, राज्य कैसे बनेगा, है ना, राजनीतिक आयाम से संबंधित किताब थी ये। और इस किताब को लिखने वाले जो हैं वो कौन थे? कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, है ना भाई। अर्थशास्त्र हिंदी और इंग्लिश में नाम है ये इन्होंने किताब लिखी है। और ये किताब में इनको कहा क्या जाता है सर? इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। अनऑफिशियली एक एग्जाम में आया हुआ है कि भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कौन है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स हम मान सकते हैं, इन्हें हम भारतीय अर्थशास्त्र का जनक मान सकते हैं। ऑफिशियली तौर पर तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हैं। तो इन्हें हम किसका जनक मान सकते हैं? भारतीय अर्थशास्त्र का। जानते ना, चाणक्य नीति अभी भी चलती है, उतनी इंपॉर्टेंट है। चाणक्य के द्वारा दिए गए वो सारी बातें आज भी उतनी इंपॉर्टेंट यूज होती हैं। ये सब कुछ है, लेकिन फादर नहीं माना गया इन्हें, फादर माना गया है एडम स्मिथ को। बोलो एक एक बात, कितने प्यारे से नोट्स बन रहे हैं ना, हाँ या ना? देख रहे हो आप, एक एक शब्द आपके पास क्लियरिटी के साथ होना चाहिए। ये है इकोनॉमिक्स के माइक्रो मैक्रो, ये शब्द देने वाले व्यक्ति और बाकी की इंफॉर्मेशन क्या है। देख रहे हैं भाई, बड़े प्यार से बनाना है आपको सारे नोट्स। बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाने हैं। तो इसीलिए ये इकोनॉमिक्स के फादर, इंडियन इकोनॉमिक्स के। और ये कहते हैं अर्थ का मतलब क्या है। अच्छा एक बात और बता दूं, इसमें कई बार आता है अर्थ क्या होता है सर, अर्थ क्या मतलब है, अर्थ क्या चीज होती है। देखो इन्होंने बताया था अर्थ का मतलब होता है मनी, धन, पैसा। अर्थ का मतलब इन्होंने धन या पैसा बताया था। अर्थ का मतलब पैसा है। अर्थव्यवस्था में पैसे की व्यवस्था होती है ना भाई। भाई जब मैं कहता हूं ना अर्थव्यवस्था, आपके दिमाग में क्या आता है? पैसे की बात आती है, इनकम की, टैक्स की, सरकार के बजट की, ये सब बातें आती हैं। तो अर्थ मतलब पैसा होता है, अर्थ का मतलब मनी, उसकी व्यवस्था करना। अब देखो मैं एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, अगर आपने बहुत ध्यान से सुना मेरी बात को तो क्या बनेगा। आप देखो ध्यान से, मैं आपसे बात करूं, जितने भी काम हम लोग कर रहे हैं बताओ। अब देखो कुछ काम ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे कहूं, जो आर्थिक है। अब आर्थिक का मतलब है इकोनॉमी के इंग्लिश में आर्थिक, और कुछ ऐसे हैं जो गैर आर्थिक है। मैं आपसे कह रहा हूं, लिखने से पहले आप मुझे बताना, जैसे कि एक दुकानदार है, वो काम कर रहा है। आप मुझे बताना कि कोई हाउस, कोई मैड, कोई नौकरानी है, वो काम कर रही है। कोई नौकरानी है या नौकर है, नौकरानी है, कुछ भी मान लो। कोई हाउस वाइफ है, कोई गृहिणी है, सर काम तो वो भी कर रही है। कोई दुकानदार है, वो दुकान पर बैठा है, सामान बेच रहा है। कोई है जो समाज सेवा कर रहा है। कोई है जो खेतों में काम कर रहा है, वो किसान है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ, ये सारे लोग कोई ना कोई काम करने पर अगर मुझे बताना हो कौन सा आर्थिक या कौन सा गैर आर्थिक है, तो कैसे बताऊंगा? देखो जिस काम में अर्थ हो, अर्थ मतलब पैसा, जो काम पैसे से जुड़ा मामला हो, पैसे की बात जिसमें हो, वो आर्थिक है। और जिसमें पैसे की बात ना हो, वो अनार्थिक है। जैसे नौकरानी काम करेगी तो पैसा लेगी, आर्थिक है। लेकिन कोई महिला अपने घर में काम करेगी,
हमारी माँ बहनें काम कर रही हैं अपने घर में, उसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं कर रही हैं वो, तो वो अनार्थिक है। कोई दुकानदार दुकान पर बैठा है, पैसा कमाने के लिए बैठा है। कोई समाज सेवा करेगा तो पैसा कमाना उसका उद्देश्य नहीं है, समाज की सेवा उसका उद्देश्य है। कोई किसान करेगा तो खेती बाड़ी करेगा, उत्पादन करेगा, उससे पैसा ही कमाएगा। अब ये डिफाइन करना कि एग्जाम में देखो कैसे आता, मैं बताऊं आपको। देखो ध्यान से देखना, यहां मैं जो बता रहा हूं उस बात को सुनना। सवाल एग्जाम में कैसे आता है, देखो सवाल ये आया था एग्जाम में, देखना कौन सा एक गैर आर्थिक क्रियाकलाप, यानी कौन सा ऐसा काम है जो आर्थिक नहीं है। अब आपके दिमाग में क्या आया, पैसा। जो पैसे वाला है वो आर्थिक, उसके अलावा बाकी सारे अनार्थिक, नॉन इकोनॉमिक है। क्या? जैसे एक अध्यापक स्कूल में पढ़ाएगा, पैसा लेगा। एक माली बगीचे में काम करेगा, पैसा लेगा। एक मां, मां तो मां है भाई, मां का कोई रिप्लेस नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक मां अपनी बच्ची को होमवर्क कराएगी। अच्छा, एक मां, कोई भी मां अगर हो, कोई महिला हो यानी कि, और वो किसी दूसरे के बच्चे को पढ़ाएगी तो उसका चार्ज लेगी ना, ट्यूशन हो जाएगी, फिर वो उसके पैसे हैं। लेकिन जब अपनी बच्ची को पढ़ाएगी वो मां, उसका कोई पैसा नहीं है। हाँ, डॉक्टर इलाज करेगा अस्पताल में किसी का तो पैसा लेगा। अब देखो, ये आर्थिक है, ये आर्थिक, ये आर्थिक, लेकिन ये आर्थिक नहीं हुआ। ये बात क्या समझी हमने? हमें ये पता चल गया सर कि कोई भी काम जो होता है वो डिपेंड करता है कि उसको कर कौन रहा है, किस प्रकार से किया जा रहा है। जैसे पूछा है, अर्थशास्त्र में श्रमिक कौन होगा? देखो, श्रमिक वो होगा ना जो पैसा कमाएगा। श्रमिक जो काम करता पैसा कमाता है उसके बदले, बस दिमाग में रखना। कोई चित्रकार अपने आनंद के लिए काम, कोई फोटो बना रहा है, अगर आप घर पे बैठ के कोई फोटो बनाओ तो क्या पैसा कमाओगे? आप लेबर बन गए? नहीं। कोई शौक में कोई किताब पढ़ रहा है? नहीं। कोई अपने पुत्र को पढ़ा रही है मां? तो नहीं। ये सब गैर आर्थिक है, किसी में पैसा नहीं है। लेकिन कोई म्यूजिशियन सुविधा निधि मतलब बेनिफिट, पैसे के लिए काम कर रहा है। हाँ, अच्छा, वो बेनिफिट के लिए काम करेगा, पैसे के लिए काम करेगा, तब मैं ये कह सकता हूं कि हाँ वो एक आर्थिक काम कर रहा है। तो इसका मतलब वो एक परफॉर्मेंस कर रहा है पैसे के लिए, तो ये आर्थिक कार्य हो जाएगा। बोलो। तो इस तरीके के सवाल हमारे पास होते हैं ना जब एग्जाम में, तो मैं कह रहा हूं ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे चलो ये वाला करके देखो, बताओ भाई क्या कहोगे आप? कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक नहीं है। कोई परिवहन गाड़ी चला रहा है, रिक्शा, बैटरी रिक्शा, ऑटो, कार, कैब, कुछ भी पैसा कमाएगा। खेती करेगा पैसा है, नौकरी करेगा पैसा, लेकिन समाज सेवा करेगा तो आर्थिक नहीं है। देख रहे हैं आप एग्जाम में क्या आया हुआ है। एक एक बात मैं आपको कराऊंगा, बस आपको पढ़ना है, लेकिन उसके लिए बोलो तैयार है ना? हाँ ना कहते रहो भाई। बताओ। तो देखो, याद रखो, इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। जब हम कोई भी काम करते हैं, अगर वो काम धन से, पैसे से जुड़ा, तो वो आर्थिक है। और जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, वो सारी फैक्टर, वो सारी चीजें गैर आर्थिक है, अनार्थिक है। इसे डन करना भाई, मिस नहीं करना, बस किसी भी तरीके से बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो कोई भी काम करना इसमें आता है। बात समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन भी हो रहे हैं साथ साथ, इससे थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा।
ठीक है, जैसे रिलीजियस कोई धार्मिक काम है तो पैसा नहीं होगा ना धर्म के काम में। कल्चर में हाउस वाइफ कर रही है, कोई शौक में काम कर रहा है, कोई अपने खुशी के लिए काम कर रहा है ना, वही कोई दुकानदार है, कोई नौकरानी है, तो वो पैसा लेगी, निवेश जब पैसे कमाएगा। एक आखिरी बात और बताऊंगा, एक आखिरी बात और बताऊंगा भाई। अब देखो, तो दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां संसाधन सीमित नहीं होंगे? आप कहोगे कोई भी नहीं है सर, बोलो हाँ या ना। हर देश में सीमित हैं। अब क्योंकि संसाधन सीमित है ना, तो हर देश में विकल्प चुनने पड़ते हैं। तीन ऐसी प्रॉब्लम है, तीन ऐसी प्रॉब्लम, आज की आखिरी बात बता रहा हूं, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा माइक्रो मैक्रो क्या होता है फिर, ठीक है। तीन ऐसी प्रॉब्लम है दुनिया की जो सेंट्रल मानी जाती है, क्योंकि वो हर किसी के साथ है। देखो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, जरूरी तो नहीं है ना, महंगाई किसी देश में जरूरी तो नहीं है ना, लेकिन तीन ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे क्या उत्पादन करें। भाई हर किसी के सामने ये प्रॉब्लम आती ही आती है। अब उसके पास संसाधन सीमित हैं, इच्छाएं असीमित हैं, तो क्या उत्पादन करें, यानी अपने संसाधनों को कहां लगाए, क्या करें। किसान है, गेहूं करे या इसको बाजरे में लगाए, ये भी तो होता है। भाई आप पैसा लगा रहे हो तो पैसा शुगर इंडस्ट्री, चीनी मिल लगाओगे या कपड़ा मिल लगाओगे, कहीं एक जगह लगा पाओगे। फिर कैसे करें, सुन लो, क्या करें, कैसे करें, किसके लिए करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू। ये तीन ऐसी प्रॉब्लम है ना जिनको हमने सेंट्रल माना है। क्या करें मतलब कौन सी वस्तु करें, कैसे करें मतलब उसकी टेक्निक क्या होनी चाहिए। कई सारी टेक्निक होती है, किसी एक को चुनना पड़ता है। किसके लिए मतलब बहुत सारे उपभोक्ता हैं, ग्राहक हैं, कौन से लोगों के ग्राहक होंगे, अमीर लोग होंगे, गरीब लोग होंगे, मिडिल क्लास के लोग होंगे, कौन से होंगे। अब ये जो तीन प्रॉब्लम है ना, इसमें कहां करें ऐसी कोई प्रॉब्लम सुनी, कब करें ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं ना। अब देखो कैसे होता है। जब मैं कहता हूं ना तीन हमारी प्रॉब्लम है, तो सवाल याद रखना इसके बाद, लास्ट स्लाइड आज की है, तो जो हमारी तीन प्रॉब्लम है जिन्हें हमें क्या माना है, बेस। कुछ भी हो जाए, कोई समस्या आ जाए, जब भी बेसिक वर्ड यूज करेगा सेंट्रल, तो बेसिक या सेंट्रल प्रॉब्लम तीन ही होंगी, और यही तीन होंगी, क्या, कैसे, किसके लिए उत्पादन करें। देखो ध्यान से सुनना, जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊं, क्योंकि आप मुझे एग्जांपल से ना आप थोड़ा सा और बेहतर बनते चले जाते हो। जैसे अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं क्या हैं, समस्याएं तो कुछ भी हो, मूल बताना है आपको। जैसे देखो ध्यान से ऑप्शन में, सभी को सामाजिक सुरक्षा एवं रोजगार उपलब्ध कराना, निर्धनता खत्म करना, मूल आवश्यकताएं उपलब्ध कराना, क्या, कैसे, किसके लिए उत्पादन करने के बारे में निर्णय करना। तो आपने कहा प्रॉब्लम तो ये भी है, हाँ रोजगार देना है, गरीबी दूर करना, हाँ ये भी है, मूल आवश्यकताएं ये भी करानी है। लेकिन जब मूल समस्या पूछेगा तो समस्या ये है, इस बात का निर्णय क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करें, यह हमेशा बेसिक माना गया है। जैसे कि यह सवाल है, क्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है, सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या नहीं है याद रखना, तो क्या नहीं है, तो आप कहोगे क्या करें, कैसे करें, किसके लिए करें तो है, पर कब करें वाली बात नहीं है। बस इतना करना है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे मिलकर। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, सभी लोग बढ़िया से क्लियर हो रहा है। चलिए अब बता दीजिए भाई, क्या करें मतलब कौन सी वस्तु करनी है, कैसे करें मतलब किस टेक्निक से करनी है, किसके लिए करें मतलब कंज्यूमर कौन होगा। अब ये हमारी समस्याएं थी। तो आज की क्लास का पूरा निचोड़ क्या निकला सर, आज की क्लास में हमने सीखा इकोनॉमिक्स का बेसिक मतलब है, यानी जनरल मीनिंग है, संसाधनों को मैनेज करना होगा। इकोनॉमिक्स क्यों आई है, क्योंकि संसाधन सीमित और इच्छाएं असीमित हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, अल्फ्रेड मार्शल। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, जेम कीन्स। माइक्रो मैक्रो वर्ड किसने दिए, रेगनर फ्रिच। इंडियन इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त कह सकते हैं आप इन्हें। इकोनॉमिक्स का ओरिजिनल वर्ड क्या है, ग्रीक भाषा का ओइकोनॉमिया, जिसका मतलब है हाउस होल्ड
मैनेजमेंट। बेसिक या सेंट्रल प्रॉब्लम कितनी है? 3। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जो मनी से रिलेट करती है वो सारी इकोनॉमिक हैं, और जो मनी से रिलेट नहीं करती वो सारी नॉन इकोनॉमिक से। ये आज की क्लास हमने पढ़ी। अगली क्लास होगा माइक्रो में क्या आता है, मैक्रो में क्या आता है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या आता है। इस तरीके से हम ब्रांचेस में जानेंगे और एक एक करके उसके सवाल भी देखेंगे। आज जो कुछ हमने कराए क्लास में, उसके जो क्वेश्चन भी कराए, वो सब इसकी पीडीएफ में आपको अवेलेबल होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। नोट्स बनाइएगा, रिवाइज करके आइएगा। पहले सवाल करेंगे, मतलब पिछली क्लास के पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, अगली क्लास को लेकर चलेंगे। थैंक यू एवरीवन।